हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर बहुत ही शानदार सेशन के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। जिनका भी आगामी पेपर होने वाला है, पेपर होने की संभावना लगभग मार्च में तय है। 27 मार्च को एग्जाम होना लगभग 95% कन्फर्म है। बाकी जो भी अपडेट होगी हम तुरंत आपको बता देंगे। कई सारे विद्यार्थी दिन भर में कई सारे कॉल करे, सर एग्जाम कब होगा, तो 27 मार्च को अपना एग्जाम मान के अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि 27 मार्च को लगभग कन्फर्म मानिएगा। जहां तक लोकसभा में मुद्दा उठा तो मंत्री महोदय ने भी जवाब दिया कि जल्द इसकी कार्रवाई की जा रही है सेना भर्तियों को लेकर। तो इससे ऐसा लग रहा है जैसे नागौर भर्ती का मई में होना तय हो रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि कन्फर्म है कि मार्च में जाकर आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद राम राम। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके एक बार सेशन को शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी लाइव आकर इस शानदार सेशन का फायदा उठा पाए। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले बता दूं, जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो, यानी सॉल्यूशन जो पीडीएफ है वो लेना चाहते हो, तो हमारा ऐप है एडू कृष्णा, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। एडू कृष्णा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या कमेंट बॉक्स में दे रखा है, या फिर मेरे नंबर 9057167027 पे मैसेज कर देना। ऐप का लिंक तुरंत मिल जाएगा। वहां ऐप को इंस्टॉल करके और पूरी प्रक्रिया करके वहां आप जाइएगा माई कोर्स में। माई कोर्स में जाके वहां आपको YouTube क्लासेस एंड पीडीएफ के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, इस क्लास का टेस्ट भी मिल जाएगा, और रेगुलर सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी हम करवाते हैं। चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब दे पाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, किसकी बात करें? आरबीआई की बात करें। किसकी बात करें? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे याद रखिएगा 1 अप्रैल। यदि डेट की बात करें तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई थी। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व में सबसे ज्यादा अबरक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक अबरक उत्पादन करने वाले देश की बात करें तो वो है भारत। क्या है? भारत। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और कई बार क्वेश्चन आता है आर्यवर्त किसका प्राचीन नाम है? याद रखिएगा आर्यवर्त किसका प्राचीन नाम है? तो आर्यवर्त आपको ध्यान रखना है, भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यवर्त है। और ब्राजील, यदि मैं बात करूं कॉफी उत्पादन में प्रथम देश की बात करें तो आपको पता होगा ब्राजील है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देने की कोशिश करेगा। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र, इजिप्ट को कहा जाता है। पिरामिडों का शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा पिरामिडों का शहर। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। पिरामिडों का शहर। पिरामिडों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मिस्र, इजिप्ट को कहा जाता है। पिरामिडों का शहर इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को नोट करते हुए चलना है। तो बिल्कुल आपको पता होगा नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र, इजिप्ट को कहा जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन युवाओं का जवाब बिल्कुल सही है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। बीएसएफ। बीएसएफ का विस्तारित रूप क्या है? यदि बीएसएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। और जल्दी से कमेंट करके बताएगा। 1-2 दिन पहले मैंने क्लास ली थी तो इसकी स्थापना भी बताई थी, याद आ रही है क्या? बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से सभी का कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। और आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी हम बात कर लेते हैं सीमा सुरक्षा बल। क्या होगा? सीमा सुरक्षा बल। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा की बात करें किस राज्य में? श्रीहरिकोटा आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश। और याद रखिएगा कुचिपुड़ी। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, देवदत्त ट्रॉफी किसकी बात करें? यदि मैं बात करूं देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और भारत प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? जल्दी से कमेंट करके बताएगा, भारत प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? अब तक आपको पता है भारत कितने क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है? इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हुए कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। और प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था उस समय भारत की तरफ से कप्तान कौन थे? तो आपको पता होगा कपिल देव थे। कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे? कपिल देव। तो देव से याद रखिएगा, देवदत्त ट्रॉफी कपिल देव थे। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि भारत प्रथम क्रिकेट विश्व कप जब जीता था उस समय भारत की तरफ से कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और देव से याद रखिएगा, देवदत्त ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं। देखते कौन कौन विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब सही दे पाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। याद रखिएगा, विक्रमादित्य कह दो या चंद्रगुप्त द्वितीय कह दो, एक ही बात है। तो विक्रमादित्य की बात करें, विक्रमादित्य की बात करें तो उसके शासनकाल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? तो वो आया था फायान। कौन आया था? बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। मेगस्थनीज की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम कह दो या मौर्य कह दो, एक ही बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी, जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। मणिपुर की राजधानी है, आपको बताना है मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो कि बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी पटना है। गुलाबी नगरी जिसे कहा जाता है, जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी कहा जाता है, जो कि राजस्थान की क्या है? राजधानी है। राजस्थान की क्या है? राजधानी है। पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी जिसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही शानदार 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। आजाद हिंद फौज, किसकी बात कर रहा है? आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलवाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुभाष चंद्र बोस है। उन्होंने आजाद हिंद फौज को क्या दी थी? प्रसिद्धि दिलवाई थी। यह सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया था? तो भगत सिंह ने प्रसिद्ध किया था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बगीचों का शहर, या कह देता है भारत का बगीचा। सही लिख दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है, भारत का बगीचा या भारत का उद्यान। भारत का बगीचा कह सकते हैं या कह सकते हैं भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहिए था। तो आपको पता है किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और वैसे बगीचों का शहर की बात करें ना, डायरेक्ट बगीचों के शहर, इसका मतलब होता है कपूरथला। क्या होता है? कपूरथला होता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहिए। यदि ऐसा लिखता कपूरथला ऑप्शन में मिलता तब यह करना पड़ता, ठीक है। भारत का बगीचा या भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? तब बेंगलुरु करना है। और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है। याद रखिएगा, किसे कहा जाता है? कपूरथला। और जब कपूरथला ऑप्शन में न मिले, आपको पता है यहाँ कपूरथला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब बेंगलुरु करना ही पड़ेगा। आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन बनता है उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रख लेना है, उपराष्ट्रपति कह दे या राष्ट्रपति कह दे, कोई से की बात करे तो न्यूनतम उम्र होती है 35 वर्ष। अब बात कर लेते हैं किसके द्वारा? दोनों सदनों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दोनों सदन यानी हम बात कर लेते हैं लोकसभा के सदस्य भी होगा और राज्यसभा के सदस्य, यानी ए और सी दोनों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है।
राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? याद रखिएगा 30 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उम्र सीमा का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? बिल्कुल, वो एक लोकसभा का सदस्य होता है, इसका मतलब 25 वर्ष होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी किसकी बात कर रहा है? यूएनओ की बात कर रहा है। यूएनओ का मुख्यालय कहां है? तो आपको पता होगा यूएसए में है। कहां है? यूएसए यानी हम बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो और किस शहर में? तो न्यूयॉर्क में। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं न्यूयॉर्क, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। जिनेवा में आपको पता होगा WHO, किसका बात कर लेते हैं? WHO हो गया, WTO हो गया, इनका मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि हम बात कर लेते हैं 13 नंबर आपके सामने, फतेहपुर सीकरी। पहले बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी कहां है? आगरा। याद रखिएगा कहां है? आगरा में। और आगरा में भी क्या है? ताजमहल। आगरा में क्या है? ताजमहल है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट करना है, आगरा में क्या है? ताजमहल है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, सारा मरुस्थल। सारा मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो कौन सा है? सारा मरुस्थल है। अब बात कर लेते हैं, सारा सबको पता है अफ्रीका में। किस में? अफ्रीका में। लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया, सारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में? तो याद रखिएगा ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही। याद रखिएगा अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं लंदन। लंदन आपको पता है, यदि मैं बात करूं किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। अब तो परसों परले दिन एक विद्यार्थी ने मेरे को भेजा था, सर ये टेम्स होता है, ये थेम्स होता है। तो एक विद्यार्थी, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में डाउट का ऑप्शन भी है, जिन विद्यार्थियों को डाउट होता है डाउट में जाकर आप कोई भी सवाल हमें भेज सकते हो। उसका मैं क्या करूंगा, जैसे 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं डाउट वाले तो एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल। तो जो भी विद्यार्थी डाउट में जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो हमारा चैट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स यानी चैट बॉक्स नहीं, यहाँ एक डाउट का ऑप्शन मिल जाएगा। चैट बॉक्स में फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जो डाउट वाला ऑप्शन है ना, कोई भी कोर्स में चले जाना, माई डाउट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। वहां कोई भी डाउट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे पास 50-60 प्रश्न आ जाएंगे, एक वीडियो बना देंगे। तो जो भी विद्यार्थी जो भी आपके डाउट के प्रश्न होते हैं जरूर भेजेगा, वहां से आपके प्रत्येक सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। फिर बता देता हूं, पर्सनली हम नहीं भेजेंगे, एक वीडियो सेपरेट आपके लिए बना देंगे, जिसके माध्यम से जिनका जिनका डाउट होगा वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो टेम्स कह दो या थेम्स कह दो, क्योंकि अंग्रेजी में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपको पता है अलग अलग प्रकार से होता है। तो टेम्स कह दो या थेम्स कह दो, कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा एक ही बात होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बुकों में दोनों ऑप्शन दे रखा है, उन बुकों की गलती है, वो तो हम क्या कर सकते हैं। फोटो खींचकर कई बच्चे भेजते हैं, सर ये मिस्टेक है क्या? बिल्कुल दोनों ऑप्शन कैसे देंगे? टेम्स। वैसे बात कर लेते हैं, सही नाम टेम्स होता है। सही नाम क्या होता है? टेम्स होता है। कई बार थेम्स भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो लंदन आपको पता है कहां का है, ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का है, ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और क्रिकेट का जन्मदाता किस देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने 16 नंबर, जो कि साइंस का पार्ट हो चुका है। मसूड़ों की बीमारी है। मसूड़ों की बीमारी आपको पता है किससे संबंधित है, यानी मसूड़ों की संबंधित बीमारी है वो कौन सी है? स्कर्वी बीमारी। बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? सी की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल बी की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, सी बोल दिया क्या एक विद्यार्थी? चलिए, बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं? मसूड़ों से संबंधित बीमारी की बात कर लेते हैं। तो स्कर्वी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। रिकेटस अलग बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा, यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से दीजिएगा भाई, क्या होता है? स्कर्वी बीमारी होती है, वो मसूड़ों से संबंधित होती है, और ये विटामिन सी की कमी से होती है। एक बार सभी विद्यार्थी चेक कर लीजिएगा, विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। और याद रखिएगा, स्कर्वी बीमारी किसको प्रभावित करती है? दांतों यानी मसूड़ों को प्रभावित करती है। जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और रतौंधी आपको पता है आंखों से संबंधित बीमारी है, विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। यह सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और रिकेटस बीमारी होती है, वो हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। रिकेटस बीमारी क्या होती है? हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। यह सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। तो मसूड़ों से संबंधित बीमारी की बात करें तो कौन सी होती है? स्कर्वी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस उपकरण से
किस उपकरण से विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो जिसे हम कहते हैं जनरेटर, या बात कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं डायनेमो। क्या कह देते हैं, कई बार जनित्र लिख देता है, विद्युत जनित्र, क्या लिख देता है, जनित्र कह दो या जनरेटर कह दो, एक ही बात है, या डायनेमो कह दो। इसके द्वारा आपको पता होगा विद्युत उत्पन्न की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दे रखा है, एक स्थायी वस्तु, स्थायी की जगह लिख लीजिएगा स्थिर। ये भाषा कई बार हिंदी के शब्द होते हैं, थोड़े से मिस है। कई बार क्या होता है, अंग्रेजी को डायरेक्ट वो क्या करते हैं, पेपर वाले क्या हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। स्थायी और स्थिर में बहुत अंतर होता है। स्थायी का मतलब क्या होता है, अलग स्थिति हम समझते हैं। स्थिर का मतलब गति नहीं करे, स्थिर का मतलब गति नहीं करे, तो क्या नियत रहती है, तो आपको पता है वेग तो हम बात कर लेते हैं, नियत नहीं रहेगा, यानी हम बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं वेग तो शून्य होगा बिल्कुल। क्या हम बात कर लेते हैं, एक स्थायी वस्तु में रहती है, यानी क्या रहती है, वेग तो आपको पता उसमें नहीं होगा। वेग क्या होगा, स्थायी वस्तु में शून्य होगा। वेग कितना होगा, शून्य होगा। त्वरण भी कितना होगा, शून्य होगा। संवेग भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी गति वेग तो है ही नहीं, क्योंकि संवेग क्या होता है, एम होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होती है, लेकिन उसमें हमेशा क्या रहती है, ऊर्जा तो रहती है। कोई भी वस्तु ले लो उसके अंदर ऊर्जा तो होगी। तो आपको पता है स्थायी वस्तु यानी स्थिर वस्तु होगी, न तो उसमें वेग होगा, न त्वरण होगा, न संवेग होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, ऊर्जा होगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 19 नंबर आपके सामने। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी की जब बात आती है तो हम कौन सा चुंबक यूज करते हैं, विद्युत चुंबक। कौन सा, विद्युत चुंबक। देखिएगा विद्युत चुंबक कह सकते हैं, और इसका ही दूसरा नाम क्या है, विद्युत चुंबक कह दो, या बात कर लेते हैं अस्थायी चुंबक कह दो। क्या कह दो, क्योंकि ये स्थायी नहीं होगी, अस्थायी चुंबक कह दो, एक ही बात है। अस्थायी चुंबक कह दो या विद्युत चुंबक कह दो, एक ही बात है। अब सर यहां तो ऑप्शन शायद दोनों ही दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट आप कर सकते हो सही। विद्युत चुंबक कह दो, एक ही बात है, या बात कर लेते हैं अस्थायी चुंबक कह दो, एक ही तो बात है। तो यहाँ ऑप्शन में या तो कोई नहीं लिख लो, यहाँ दोनों नहीं लिखना चाहिए, दोनों एक ही बात होगी भाई, दोनों एक ही बात होगी। इसका मतलब यहाँ तीर लगा के मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। विद्युत चुंबक कह दो या अस्थायी चुंबक कह दो, एक ही बात है। और विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक की बात कर लेते हैं, ये किसके बने होते हैं, नरम लोहे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, नरम लोहे के बने होते हैं, यानी कच्चा लोहा जिसे हम कहते हैं, नरम लोहे के बने होते हैं। और आपको पता होगा जो यदि सिद्ध चुंबक की बात करें, स्थायी चुंबक, याद रखिएगा स्थायी चुंबक कई बार पेपर में आ चुका है। स्थायी चुंबक किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है इस्पात। किसकी बनी होती है, इस्पात, यानी स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप है, यहाँ विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक एक ही बात है, तो हम करेंगे ए और डी, दोनों होगा, दोनों होगा, लेकिन दोनों वाला ऑप्शन नहीं दे रखा। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिसप्रिंट कर रखी है, थोड़ा सही कर लेना, क्योंकि हमारा कंटेंट राइटर जिस तरह से पीछे के पेपर आते हैं उसमें कोई हम बात कर लेते थोड़ी बहुत मिस्टेक वो कर देते, या कई बार क्या होता है पीछे का पेपर बच्चे के बताने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि पहले पेपर बाहर तो देते नहीं थे, तो हमारे विद्यार्थियों के द्वारा लिखे गए पेपर है, तो थोड़ी बहुत हो सकता है ऑप्शन में ऊपर नीचे हो, तो वो मैं सही करवा दूंगा, टेंशन मत कीजिएगा। और ये टेस्ट आप यदि एप्लीकेशन पे दोगे तो क्या होगा भाई, आपको ए और डी दोनों सही करना होगा, दो मल्टीपल चूज करना है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, पौधों में पाए जाने वाला जाइलम उत्तक, जिसे हम क्या कहते हैं, जटिल उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जटिल उत्तक होते हैं। जाइलम जैसे याद रखिएगा जल, जैसे याद रखिएगा जल, किसका परिवहन करता है, जल यानी पानी का परिवहन करता है। किसका, पानी का परिवहन करता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और फ्लोएम याद रखिएगा, फ्लोएम, फ्लोएम एफ से याद रखिएगा फूड, किसका याद रखिएगा, फूड यानी भोजन यानी आहार का परिवहन करता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास की बात करें, किसकी बात करें, एम की बात करें, 60 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है भाई, नियत रहता है, तो द्रव्यमान बदलेगा नहीं, 60 केजी रहेगा। अब आपको पता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे देता ना, यदि किसी वस्तु का वजन, वजन की बात कर लेते 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, वजन हमेशा न्यूटन में होता है, ध्यान रखिएगा। वेट, वजन क्या होता है, एक तरह का बल होता है, वजन क्या होता है, एक तरह का बल होता है, बल हमेशा न्यूटन में लिखा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कहे वजन का मात्रक क्या होता है, अब किलोग्राम कहीं करके आ जाते हैं, वजन का मात्रक क्या होता है, वेट का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और द्रव्यमान आपको पता है सब जगह स्थिर रहता है, केजी होता है, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। पानी के जमने पर उसका आयतन क्या होता है। जैसे एक उदाहरण मैंने कई बार आपको बताया,
जैसे मान लो हमने एक गिलास भर दी, क्या भर दी, ये गिलास मान लो पानी से भरी हुई है, क्या है, पानी से भरी हुई है, और बर्फ जब आप जमाओगे तो थोड़ा सा क्या उठ जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। क्या भाई, घनत्व घटता है, घनत्व घटता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। घनत्व घटता है, आयतन बढ़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है घनत्व की बात कर लेते हैं, यानी डी बराबर क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। डी बराबर हम बात कर लेते हैं एम, डी बराबर क्या होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, एम बट्टे डब्ल्यू होता है, वी, एम बट्टे वी होता है, यानी द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। यह सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो भी विद्यार्थी जिनका भी आगामी पेपर होने वाला है 27 मार्च को, और यदि आप चाहते हो कि लगभग 40 दिनों के अंदर मेरे को पूरा कोर्स करना है जीरो लेवल से, तो जो भी विद्यार्थी जीरो लेवल से कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप संपूर्ण कोर्स की रेट आपको दिखाई दे रही है। यदि आप 40 दिनों के अंदर सारा कोर्स आपको एक साथ मिल जाएगा, यह आपके लिए सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि सारा कोर्स जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा। आप चाहो उतनी घंटे पढ़ो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी बार वीडियो देखो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, और क्लास, प्रत्येक क्लास के साथ उस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, प्रत्येक क्लास के साथ उस क्लास की क्या मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, तो और आसान हो जाएगा। रिवीजन करोगे तो मैं कह देता हूं लगभग एक दिन में अंतिम में आप रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ के माध्यम से। तो एडुकृष्णा ऐप पर या मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 90 57 16 70 27, इस पे आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। जो आपका प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, ये पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और अपनी मोबाइल नंबर बता सकते हो, तुरंत हम एप्लीकेशन के ऊपर जोड़ देंगे ताकि आप बेहतरीन पढ़ पाओ। और प्रत्येक सब्जेक्ट अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, आरडी सर की बात कर लेते, रीजनिंग पढ़ाएंगे, विक्रम जी सर है जो साइंस पढ़ाएंगे, और रामनिवास जी सर क्या पढ़ाएंगे, आपको जीके पढ़ाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं इनरोल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर एडुकृष्णा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, या फिर मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 23 नंबर आपके सामने। यदि किसी पिंड का वेग, और हमारे टेस्ट है ना वो बिल्कुल निःशुल्क रहते, टेस्ट का कोई चार्ज नहीं रहता, सुबह 11 बजे रेगुलर हमारा टेस्ट होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट, वो तो आप दे सकते हैं एप्लीकेशन पे। चलिए आप दे रखा है, यदि किसी पिंड के प्रारंभिक वेग को क्या कर दे रहा है, प्रारंभिक वेग को दोगुना करा है, प्रारंभिक वेग को दोगुना करा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। मैं आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र बता देता हूं। सूत्र गतिज ऊर्जा का क्या होता है, 1/2 mv² होता है। क्या होता है, mv² होता है, ये होता है बिल्कुल। अब आपको पता है ये तो नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, यानी ये इतना माल क्या है, नियत है, इतना बात कर लेते, ये तो नियत है, ये नियत है। तो फिर क्या बात कर लेते हैं, प्रभाव किस पे पड़ेगा, v² है, और v² का मतलब v का स्क्वायर कर रहा है, इसका मतलब हम बात कर लेते हैं 2 गुणे का स्क्वायर होगा, और 2 गुणे का स्क्वायर क्या होगा, 4 गुना होगा। कितना गुना होगा भी, एक बार सभी विद्यार्थी देखेगा, सही है क्या, बिल्कुल 4 गुना। ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, वेग जितना गुना करेगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब कई बार द्रव्यमान का भी कहते हैं, द्रव्यमान आधा कर दे, ऐसे कर दे, दोनों करे ना, तो दोनों करना है आपको। इस क्वेश्चन में केवल किसका बात की है, वेग की बात की है, और वेग की बात की है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुणी हो जाएगी, हम कहेंगे 4 गुणी हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 24 नंबर आपके सामने। कोरा किसका मिश्रण है, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोरा किसका मिश्रण है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, कोरा किसका मिश्रण है। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, धुआं और SO2। SO2 का मतलब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिसे हम कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो SO2 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, हीरा किसका बना होता है। हीरा आपको पता है कार्बन का क्या होता है, एक अपरूप होता है, यानी कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है, हीरा होता है। तो ये हीरा क्या होता है, शुद्ध कार्बन होता है। और प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ की बात करें, कौन होता है, हीरा होता है। आपको पता होगा कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। क्या होता है, फुलरिन होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, अर्थराइटस बीमारी किससे संबंधित है, तो ये जोड़ों से संबंधित है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 27 नंबर आपके सामने। पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है, आपको पता है पृथ्वी अपने एक्स पर भी घूमती है, पृथ्वी क्या अपने एक्स पर भी घूमती है, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। इसका मतलब 2 गतियां हो गई,
बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रही है, एक परिक्रमण गति होती है और एक परिभ्रमण गति होती है। एक परिक्रमण गति होती है जो सूर्य के चारों ओर गति लगाती है, वो परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति होती है, और अपने अक्ष पर घूमती है, उसे हम कहते हैं घूर्णन गति, या बात कर लेते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है, तो आपको पता होगा कौन सी होती है, इंफ्रारेड किरण होती है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अवरक्त। क्या कहते हैं, अवरक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है ना, अवरक्त किरणें भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इंफ्रारेड कह दे, या हिंदी में कह सकते हैं अवरक्त किरणें होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 29 नंबर आपके सामने, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसके दो बुनियादी प्रकार है। आपको पता होगा यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज प्लस क्या होती है, गतिज प्लस स्थितिज होती है। सभी को पता है ना, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है, जिसका प्रतीक भी याद रखिएगा किस तरह लिखा जाता है, ओम, इस तरह से लिखा जाता है। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और पारसेक की बात कर लेते हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, पारसेक होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट करते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन गणित के भी हम करने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थियों को गणनाएं चेक करते रहना है, कोई मिस्टेक वगैरह ना कर दे। तो आपको क्या दे रखा है, 9 साइन स्क्वायर ए, क्या दिया, 9 साइन स्क्वायर ए प्लस क्या दिया, 9 कोस स्क्वायर ए। क्या दिया, 9 कोस स्क्वायर ए। आपको पता है 9 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस में बात कर लेते कोस स्क्वायर ए। क्या, कोस स्क्वायर ए। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। 9 गुणा 1 मतलब जवाब कितना आएगा आपका, 9 आएगा। कितना आएगा, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या, इस क्वेश्चन में कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मेरे को एक विद्यार्थी ने भेजा भी था, सर ये कैसे होगा। अब कई सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, अपनी थोड़ा सा ध्यान दिए बिना कर देते क्वेश्चन को। बेलन की त्रिज्या 2 गुणी की जाए तो उसका आयतन बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं बेलन का आयतन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, और गलती क्या करती है वो मैं आपको पकड़ाना चाहता हूं। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बाकी कोई में परिवर्तन नहीं करा, केवल आर में परिवर्तन करे, और आर का स्क्वायर होगा तो 2 गुणा करे तो 2 का स्क्वायर होगा। तो बताओ कितना गुणा होगा, 4 गुणा होगा। अब कई सारे विद्यार्थी डायरेक्ट क्या कर देते, 8 गुणा कर देते। देखो 4 गुणा होगा, किस चक्कर में पड़े रहते हैं कि आयतन तो सर क्यूब होता है, आयतन तो सर क्यूब होता है। देखो त्रिज्या का स्क्वायर ही है, त्रिज्या का क्या है, देखिएगा स्क्वायर ही है। ये कब होता, जब गोले की बात करता ना, गोले का आयतन, गोले की बात करता तब क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, आर क्यूब होता है। गोले की बात करता ना तब 2 की क्यूब करते, यानी कितना आता, 8 आता। जबकि बेलन में तो आर का तो स्क्वायर होगा, ऐसा थोड़ी का है, ऊंचाई को 2 गुणा किया है और त्रिज्या को 2 गुणा किया, ऐसा कहता ना तब 8 होता, क्योंकि 2 का स्क्वायर और 2 की घात 1 यानी 2 की घात 3 हो जाती कुल मिला के, तो हम कहते हैं 8। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में कई सारे विद्यार्थियों ने मेरे को एक दिन पेपर में करवाया था, ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट में। कई सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर क्वेश्चन आपने गलत डाल दिया। कई बार क्या होता है, आपको वहम रहता है, ऐसे रहता है कि हमारा सही होगा। तो ये आपका जो भी चीजें आपको डाउट होती है, बिल्कुल हमारे डाउट सेशन में आप भेज सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 50 + 70। 50 + 70 कर दीजिएगा जल्दी से, कितना होता है, 120। और 120 का 20% यानी 20/100 लिखेंगे, जल्दी से कर दीजिएगा। 2 शून्य आप काट दीजिएगा, बार दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। एकदम आराम से कर सकते थे। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 34 नंबर है, किन्हीं दो संख्याओं का योग, योग आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, योग दे रखा है, और उनका गुणनफल दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं दो संख्या मान लो ए और बी है, a + b दे दिया, a + b कितना दिया, 10 दिया, और a × b यानी ab कितना दे दिया, ab आपको 20 दे दिया। आपको कह रहा है उनके पारस्परिक संख्याओं का योग बताओ। पारस्परिक जब भी नाम लिखे ना याद कर लो, बोली पारस्परिक का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। क्या, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। किसका योग पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग। आपको पता है व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, मान लो एक संख्या ए है, एक ए है, दूसरी बी है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 1/a + 1/b। ऐसे ही तो करेंगे,
एफ बी एलसीएम आएगा आपका, और ऊपर क्या बी प्लस ए, यही तो है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऊपर हम बात कर लेते क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, हम कहते हैं ए प्लस बी, और बट्टे में क्या होता है ए गुणा बी या ए बी होता है। तो जल्दी से कर दो, ए प्लस बी कितना है 10, और 10/20 क्या रखोगे 10/20, यानी आपका जवाब कितना आएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा पारस्परिक का मतलब ही क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। कहीं भी शब्द आपको पारस्परिक दिखाए तो आपको क्या समझना है, व्युत्क्रम समझना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें भी कई सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं सर हम कंफ्यूज में बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए कंफ्यूज दूर कर देता हूं। अर्धवृत्त क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी, जैसे अर्धवृत्त में बना देता हूं, ये होता है अर्धवृत्त। क्या होता है, ये आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त कोण की बात करें, नोट कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहे अर्धवृत्त कोण कितना होगा, अर्धवृत्त कोण डायरेक्ट कह देना अर्धवृत्त कोण का मान कितना होता है, तो आपको करना है 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता देता हूं, ऐसा पूछता। और वृत्त कोण कितने का होता है आपको पता है ना, वृत्त कोण कितना का होता है 360 का होता है। कितना 360 डिग्री का होता है। तो अर्धवृत्त कोण कितना का होगा 180 का। लेकिन ये नहीं पूछा अगले ने अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त के अंदर बना कोण, ऐसे कोण बनेगा ना, इसकी बात करा है। यही तो विद्यार्थी कंफ्यूज में रहते हैं। तो ये कोण होता है 90 डिग्री का। क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो ध्यान रखिएगा अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण या अर्धवृत्त के अंदर बना कोण की बात करें तो 90 डिग्री करना है, और अर्धवृत्त कोण की बात करें तब 180 डिग्री करना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, भाषा ध्यान से पढ़ लेना, फिर बार बार मत भेजना सर ये क्वेश्चन बताओ। देखो आप क्लास देखोगे तो कंफ्यूज दूर हो जाएगी, रेगुलर क्लास देखना पड़ेगा। अब कई सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आप डाउट में भेजोगे, मैं उत्तर कैसे दूंगा बताओ, मैंने तो क्लास में करा रखा है। रेगुलर क्लास देखो, और क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाए वो आपको डाउट में भेजना है। ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल सी चीज आप डाउट में भेज रहे हो। कई बार विद्यार्थी भेजेंगे सर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इस तरह से भेजेंगे, ये मैंने कई बार क्लासों में बताया। तो वही क्वेश्चन आपको डाउट में भेजना है जिनका जवाब मैंने हालांकि कई क्लासों में बताया नहीं है, तब आपको भेजना है। ऐसा नहीं कि पढ़े रखा ये डाउट में चाल दो, भूखा दो डाउट में, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। आराम से जो क्वेश्चन क्लास में नहीं बताया जाता है उसको भेजना है। ये क्वेश्चन कई डाउट में भेज देते हैं कि सर ये बताओ, अब बताओ प्रश्न लेके को जवाब कैसे देंगे, डाउट में वही भेजना है। और डाउट वाला वीडियो देख लेना, डाउट वाला वीडियो सबके लिए खुला रहेगा, टेंशन मत करना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, थोड़ा सा मैं सही करवा देता हूं, इसको टाइप थोड़ा सही कर लीजिएगा। ये रूट है ना, ये पूरी दूर है, ठीक है ना, ये रूट पूरी दूर है, थोड़ा मैं सही करवा देता हूं ताकि आप समझ पाओ। ये रूट पूरी दूर है, ये रूट इधर पूरी दूर है, ये रूट इधर पूरी दूर, सही बना लेना तो ठीक है। अब आपको पता है अंतिम सेल करना शुरू करेंगे, रूट पूरी दूर है ऐसे लगाना था आपको, टाइपर ने थोड़ी मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। ये 169 का मतलब कितना हो गया 13 हो गया, इसमें 13 जोड़ेंगे। और आपको पता है 68 + 13 कितना होगा, जल्दी से जोड़िएगा। यह आपका होगा कितना होगा 81 होगा, और 81 का रूट कितना आएगा जल्दी से बताएगा 9 आएगा। तो 9 किस में जोड़ना है, 9 इसमें जोड़ना है, प्लस 9 कर दीजिएगा जल्दी से। तो ये 9 जोड़ेंगे कितना होगा, ये 15 225, और 225 का रूट कितना आएगा 15 आएगा। और 15 किस में जोड़ेंगे 129 में जोड़ेंगे, तो जल्दी से जोड़ दो 129 में 15, तो ये कितना होगा हासिल लगी 144, यानी हम बात कर लेते हैं ये कितना 144, और 144 का रूट कितना आता है 12 आता है। कितना आता है 12 आता है। तो एकदम आराम से कर सकते थे ऑप्शन, और आपका ये राइट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टाइप सही थे, नहीं था, टाइप सही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आप कर लोगे, अंतिम सेल करना शुरू कर दो। 169 का मतलब 13, 13 जोड़ा कितना हुआ 81, 81 का मतलब 68, और 13 कितना हो गया 81, 81 का मतलब कितना हुआ 9, और 216 9 जोड़ा कितना 225, और 225 का मतलब कितना 15, 15 आप जोड़ोगे 144 यानी 12 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दे दी, 12 मीटर दी, 14 मीटर दी और 15 मीटर दी। कितनी 12 14 और 15 मीटर दे दिए। आपको इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल आपको चाहिए ना। तो आपको पता है सूत्र कौन सा होता है, हीरोइन का सूत्र। जल्दी से देखिएगा सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए। रूट के अंदर क्या होता है एस होता है बिल्कुल, और एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है, और एस माइनस क्या होता है सी होता है। इस तरह से हम करते हैं, और आपको पता होगा आराम से कर पाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। क्या होता है अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है अर्ध परिमाप होता है। तो जल्दी से कर दीजिएगा कितना आएगा अर्ध परिमाप, यह आपका आएगा शायद 12 प्लस कितना करोगे 12 प्लस 14 प्लस 15, 12 प्लस 14 प्लस 15, और बट्टे में क्या करोगे 2 करोगे, बट्टे में क्या करोगे 2 करोगे। इनको जोड़ करके आपको हल कर लेना, थोड़ा सा कर लोगे हल आराम से, एक बार सभी विद्यार्थी इनको हल कर लेना। तो आपको पता है 12 ये 26, और 26 और हम बात कर लेते हैं इनको जोड़ देते हैं 12 और 14 कितना हो गया
12 और 14 हो गया 26, और 26 और कितना जोड़ेंगे 15/2, 26 + 15/2, तो ये आपका आएगा कितना, जल्दी से जोड़िएगा 11, फिर बात कर लेते हैं हासिल लगी 1, यानी 41/2, 41/2 आएगा ना, बिल्कुल ये अर्ध परिमाप आ गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे करना है, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, पॉइंटों में आए जो भी आए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है भाई। कई विद्यार्थी सोचते हैं सर गणना कैसे करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, करो तो सही ना। 41/2, फिर क्या करेंगे, हम करेंगे 41/2 माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे a घटाएंगे, a का मतलब 12 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे, फिर 41/2 और माइनस कितना घटाएंगे 14 घटाएंगे, माइनस कितना घटाएंगे 14 घटाएंगे, बिल्कुल। और फिर क्या करेंगे 41 बट्टा दिखाई तो दे रहा ना, /2 और माइनस कितना 15 करेंगे, इस तरह से आपको करना है। तो जल्दी से इनको हल तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत गुणा भाग तो आपको पता है 41/2 तो अपनी जगह पढ़ा ही है, 41/2 पढ़ा है। फिर बात कर लेते हैं, ये आपको पता है 12 दूनी 24, और 41 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 41 में से हम 24 घटाएंगे, 41 में से 24 घटाएंगे, और बट्टा में 2 है ही बिल्कुल। और फिर बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, ये कितना हो गया 41 माइनस 14 दूनी 28, 41 माइनस कितना करेंगे 28, बट्टा में 2 करेंगे, बिल्कुल। आगे बात कर लेते क्या करेंगे 30, 41 माइनस क्या करेंगे 30 करेंगे, और बट्टे में 2 करेंगे। ये आपको काम करना है, और इसके ऊपर रूट भी है भाई, रूट भी आराम से कर लेना, ये रूट है पूरी 2, ठीक है ना। अगले वाले पेज में बताओ या आप कर लोगे या 41 में से 24 घटा दो, कितना बचता है जल्दी से 6, तो ये हो गया 6 और 11 कितना हो गया 6 और 11 यानी 17/2, ऐसे बचेगा ना, बिल्कुल 17/2। चलिए मैं बता दूं क्या, एक पेज और ले लेते, कोई बात नहीं, चलिए भी ले लेते हैं, ये कर देते हैं हम, प्लस कर ले, कहां से होगा प्लस, हो गया हमारा क्या आया था, जल्दी से एक बार दिखा देता हूं दोबारा से, 41/2, यहां हमारा क्या था रूट लगा देते हैं, और क्या करते हैं यहां करते 41/2, 41/2। फिर बात कर लेते हैं यहां कितना बचेगा, जल्दी से घटेगा, 41 में से 24 घटाओगे कितना बचेगा, 41 में 24 घटाओगे 17 बचेगा क्या, 17/2, 17/2 बिल्कुल। फिर बात कर लेते गुणा करेंगे, 1 मिनट किधर चले गए, ये रहा। अब बात कर लेते 28 घटाएंगे तो कितना 13 बचेगा क्या, 13 बचेगा ना, बिल्कुल 13/2, 13/2। और फिर बात कर लेते कितना होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है 30 घटाएंगे तो 11, 11/2, 11/2 बिल्कुल इस तरह से आएगा। अब आपको पता है ये तो जोड़ा नीचे वाला तो पूरा पूरा बनेगा, लेकिन ऊपर जोड़ा इस तरह से बन नहीं रहा, सारी अभाज्य संख्या है तो आपको पता है इस तरह से, आपको पता है 2 तो बाहर आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं 4, 1/4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 41 गुणा 17 गुणा 13 गुणा 11। शायद आंकड़े थोड़ी फिट नहीं बेटे, कुछ मिस्टेक हो सकती है मेरे हिसाब से, भुजाओं का जो संख्या है मान वो हो सकता है थोड़ा अलग हो, कई बार क्या हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक कर देता है टाइपर, तो ये थोड़ा सा चेक कर लेना। बाकी मैं यदि सही होगा तो मैं सही करके आपका अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन जो ऐप में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि गणनाएं थोड़ी सी, क्योंकि गणनाएं पॉइंटों में तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या है, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी हुई। दी तो तीनों भुजा रखी है ना, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था, हिरोन का सूत्र लगाना था, लेकिन भुजाएं आपको शायद तक मान थोड़ा दूसरा, या तो यहाँ 16 दिया होगा, 15 की जगह 16 हो सकता है, नहीं तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी हम तो निकालने में माहिर है, कोई दिक्कत नहीं, इनको गुणा करके हम लगभग पॉइंटों में निकाल देंगे, लेकिन शायद तक मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है टाइपिंग में, एक बार चेक करवा देंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पे बता देंगे अपडेट करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 38 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। sin 60 का मान कितना होता है, तो ये तो सबको पता है √3/2 होता है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। देखिएगा √3/2 कौन सा है, देखिएगा जल्दी से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा √3/2 ऐसे लिखा जाएगा, √3/2, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ समय किसमें सेकंड में, तो पहले चाल को किसमें चेंज कर देते हैं, चाल को हम चेंज करते हैं 36 गुणा क्या करेंगे 5/18 करेंगे, 5/18 कर दो, 18 दूनी 36 होता है, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, कितना आया 10 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। आपको निकालनी क्या है, गाड़ी की लंबाई यानी दूरी निकालनी, दूरी बराबर क्या होता है जल्दी से बताएगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय होता है, क्या होता है चाल गुणा समय होता है, तो जल्दी से कर दो चाल गुणा समय, यानी चाल कितनी है 10 और समय की बात कर लेते हैं 25 सेकंड, तो यह आपका जवाब आएगा 250 मीटर, कितना आएगा एक बार जल्दी से देखिएगा कितना आएगा 250 मीटर आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। एक पहिया जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो वो 400 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है चक्कर गुणा 2πr, चक्रों की संख्या गुणा क्या होती है
चक्कर गुणा 2 पाई आर होती है। तो जल्दी से कर दो, चक्करों की संख्या कितनी है 400 गुणा 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है भाई 42। और जल्दी से गुणा बात कीजिएगा सभी विद्यार्थी एक बार, 400 गुणा बात कर लेते, 400 गुणा ये कितना बाई दूनी 44, 44 गुणा और बात कर लेते ये 7 से काट दो 6 बार, कितनी बार 6 बार, तो जल्दी से कीजिएगा 6 और इनको आप गुणा करोगे ये कितना आएगा, यह आपका आएगा, यदि इनको गुणा करके देखोगे तो 2 शून्य लगे, फिर बात कर लेते हैं 16 80 लगी 1 यानी 17, 176 गुणा आप कीजिएगा 6, जल्दी से कर दीजिएगा 2 तो आपके शून्य लगी गई। अब बात कर लेते हैं ये कितना यानी 36 80 लगी कितना 2, फिर बात कर लेते हैं 42 और 2 कितना हो गया, देखिएगा एक बार 36 80 लगी 3 और 42 और 3 कितना हो गया 45 80 लगी 4, फिर बात कर लेते हैं आपको पता है 6 और 4 कितना हो गया 10। यह आपका किस में आएगा, यह आपका आएगा सेंटीमीटर में, और आपको मीटर में दे रखा है 100 का भाग दो दोगे तो 1056 आएगा, क्या 1056 मीटर आपका जवाब आएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने है, 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, का किसके आगे लगा 40 के आगे, इसका मतलब 10/40 लिखेंगे, भाग में लिखा जाता है का वाला गुणा 100 कर देंगे, तो यह आपका पता है शून्य से शून्य मैंने काट दिया, 4 का भाग यानी 25 बार जाएगा, आपका जवाब आएगा 25%, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने है। 1500 रुपए का आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज क्या होता है PRT/100, PRT/100 होता है, जल्दी से लगा दो, साधारण ब्याज निकालना है तो 1500 गुणा 7 गुणा 3/100, जल्दी से कर दो, 15 7 कितना होता है 105 और 105 गुणा 3 करोगे तो कितना होगा 315 होगा, क्या 315 होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 15 आदमी खुदाई कितने में 10 दिन में करें, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हो 15 दिन में करेंगे, 10 आदमी कितने में 15, यानी एमडीएस लगाना है, क्या लगाना है एमडीएस लगाना है। 15 आदमी 10 दिन में करे तो आपको कह रहा है 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, यानी डी निकालना, 10 से 10 काट दो, डी बराबर कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा, डी बराबर कितना दिन आ गया 15 दिन आ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है एक हफ्ते, हफ्ता कह दो या सप्ताह कह दो, कितना 7 दिन, 7 दिन में कितने दे रखे 7 दिन में 28 दर्जन, क्या दे रखा है 28 दर्जन, तो एक दिन में कितना आएगा जल्दी से बताएगा, एक दिन में आएगा 28/7, यानी हम बात कर लेते हैं 4 दर्जन, कितना 4 दर्जन आएगा। बिल्कुल यदि मैं बात करूं तो कितना दर्जन आएगा जल्दी से बताएगा, 4 दर्जन आएगा, क्या आएगा 4 दर्जन आएगा, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, यानी 4 दर्जन, एक दिन का 4 दर्जन है तो आपको कितना निकालना है 47 दिन का, कितना दिन का 47, तो 47 गुणा कितना कर देंगे 4 कर देंगे, या आप जल्दी से कीजिएगा 47 गुणा 4, 28 80 लगी 2, 16 और 2 18, यानी 188, 188 क्या आएगा दर्जन आएगा। अब कई बार दर्जन में देना, ये दर्जन आएगा, ध्यान रखिएगा केलों की संख्या नहीं आई, और आपको केलों की संख्या कहना तो हम करेंगे 188 गुणा 12, क्योंकि 12 से गुणा किया जाता है, कई बार आपको केलों की संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां आपको दर्जन के रूप में ही पूछे थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है, आपको ए और बी के मान दे रखे और वैल्यू रख के आपको मान करना है, तो आपको होता है 5 + 6, ए प्लस बी का मतलब 5 + 6 का स्क्वायर, बिल्कुल कर देते हैं, और आगे क्या दिया गुणा 5 - 6, और आगे क्या करना है स्क्वायर करना है, बिल्कुल करना है। अब आपको बताइए कितना होगा 11, और 11 का स्क्वायर गुणा -1 का स्क्वायर, तो आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 आता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस भले ही स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, तो आपका जवाब कितना आएगा 121 आएगा, कितना आएगा 121। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है अगला वाला, हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है बहुत ही शानदार, 15 अगस्त के लिए लाल किला है, 15 अगस्त के लिए आपको पता है लाल किला होता है, लाल किला कहाँ है आपको पता है, लाल किले की बात करें तो नई दिल्ली में, कहाँ है नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली की बात करें। अब बात कर लेते हैं तो 26 जनवरी के लिए आपको पता है क्या है इंडिया गेट, किसकी बात कर लेते हैं जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, इंडिया गेट। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है ये संबंध आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो वो मुंबई में, और इंडिया गेट कहाँ है नई दिल्ली में, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने बहुत ही शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक संयुक्त परिवार है जिसमें पिता है, माँ है और 3 विवाहित पुत्र है। 3 विवाहित पुत्र है और एक विवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2-2 पुत्री है, यानी पुत्रों में से 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां है। तो एक परिवार के इस कुल सदस्य में बात कर लेते हैं, महिलाओं की संख्या बताने। किसकी संख्या बतानी है? कुल महिलाएं कितनी है? तो एक तो माँ होगी, एक माँ होगी बिल्कुल, एक कौन होगी? माँ होगी। अब बात कर लेते 3 विवाहित पुत्र है, इसका मतलब 3 उनकी क्या होगी? 3 वो उसकी पत्नियां होगी, 3 उसकी पत्नियां होगी। और आगे क्या दे रखा है? एक विवाहित पुत्री है, पुत्री यानी हम बात कर लेते ये हो गया, +1 कर देते हैं। आगे बात कर लेते क्या दे रखा है? 2 पुत्रों के हम बात कर लेते हैं कितनी कितनी? 2-2 पुत्री है, 2 पुत्रों के 2-2 पुत्री है, इसका मतलब क्या होगा? 2 गुणा 2, यानी हम बात कर लेते कितना आएगा? 4। तो यह आप जोड़िएगा, शायद इतना ही होगा ना, एक बार जल्दी से देखिएगा। यह आपको पता है 1 3 कितना? 4 1 5 4 कितना हो गया? 9। कितना होगा? महिलाओं की संख्या कितनी है? 9 है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम आराम से कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या दे रखा है? एक संयुक्त परिवार में एक तो माँ होगी, एक माँ होगी, 3 विवाहित पुत्र है, इसका मतलब 3 उनकी पत्नियां होगी ना, यानी 4 हो गया, 4 सदस्य होगी। एक विवाहित पुत्री है, पुत्री का मतलब ये कितना हो गया? यानी 4 1 5 हो गया, और 5 और फिर बात कर लेते कितना? 4 होगा, क्योंकि 4 उनकी पुत्रियां होगी ना, 2 पुत्रों की 2-2 पुत्री है, इसका मतलब 4 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 3 लिखा, कितना किया? बढ़ाया कितना? जल्दी से देखिएगा, 14 बढ़ाया, कितना बढ़ा? 14। और यहां कितना बढ़ाया? 28। अब आगे हो सकता है 42 बढ़ाया क्या? एक बार देखिएगा, 42 बढ़ाया क्या? बिल्कुल। अब बात कर लेते आगे कितना बढ़ाएगा, जल्दी से देखिएगा। 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 कितना? 56 बढ़ाएगा क्या? 87 + 56 करेगा, जल्दी से कीजिएगा। 13 80 लगी 1, यानी 143 आएगा। कितना आएगा? 143 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम कौन सा, यानी अलग आपको बताना है। तो ब्रश से आपको पता है रंग, ब्रश के क्या लगाया जाता है? रंग। पेन में क्या? स्याही डाली जाती है। आगे बात कर लेते हैं, पेंसिल में क्या होती है? लेड होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन चित्रांकनी चार्ट, ये आपको पता है चित्रांकनी और चार्ट एक जैसा हो गया, ये आपको पता है ये क्या हो गया? विभेद हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और यदि आप संपूर्ण इस क्लास की हम बात कर लेते हैं, लेना चाहते हो, ये कोर्स वगैरह लेना चाहते हो, तो ये भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, सभी विद्यार्थी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, और टेस्ट भी आपके फ्री लग रहे हैं एप्लीकेशन पे, वो भी आप दे सकते हैं रेगुलर। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकेशनल ऐप पर मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं, या मेरे नंबर पे आप मैसेज कर देना, वहां से संपूर्ण पीडीएफ ले सकते हो। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।